फाइन स्टूडेंट, देखो तो आज की क्लास में हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे एडिटोरियल्स में, और 406 टू 409। 406 क्या है? इशू ऑफ डीप फेक्स। ये जो इशू है डीप फेक्स का ना, ये बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है स्टूडेंट। बड़ा इशू बनने का मामला क्या है ये? देखो पहले हमें ये समझना होगा कि डीप फेक होता क्या है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जानते हो कि मशीन कैन लर्न मैनी थिंग्स। आप जितना मशीन को इनपुट दोगे उतना ही मशीन आपको बेटर रिजल्ट देगा। इफ़ यू गिव थाउजेंड्स ऑफ डेटा तो मशीन अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा एंड इट विल गिव यू रिजल्ट। और जिस हिसाब से चैट जीपीटी जो कि बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की कर रहा है, जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, तो आने वाले समय में जानते हो कि जो क्रिएटिव वर्क है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये एक साइड है, मतलब आर्गुमेंट का एक साइड है। मगर दूसरे साइड देखोगे तो इसने जो सामान्य जो एक्टिविटी है उसको भी बहुत डिसरप्ट किया है। अब बताओ, खुद एक्टर को पता नहीं है कि उसने क्या बयान दिया, और उसको मिमिक करके सेम कॉपी करके वायरल किया जा रहा है। तो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ पीपल? सवाल तो बहुत बड़ा है। इसलिए इशू ऑफ डीप फेक्स एग्जिस्टिंग स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क इज टोटली इनएडवोकेट। और जो भी हमारे पास जो भी अभी तक लॉज है, रेगुलेशंस है, ये पर्याप्त नहीं है डीप फेक्स को टैकल करने के लिए। अब देखो हमारे पास आईटी रूल्स 2021 है, उसको अमेंड किया गया 2023 में। आईटी एक्ट 2000 का एक ये हमारे पास आईपीसी का भी धारा है 500 499, ये भी हमारे पास आईपीसी का धारा है। एट द सेम टाइम इस बार डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ है पार्लियामेंट से। तो कहीं पे भी डीप फेक्स को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है। तो और जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से गति से, जिस स्पीड से बढ़ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे कंट्री के अंदर भी उस तरह का फ्रेमवर्क हो। मगर ये कंट्री का ही बात नहीं है, यहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, जस्ट लाइक टेररिज्म। तो डीप फेक्स भी आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अब देखो एक समिट हुआ था ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यूके में। हाँ, जिसमें जितने भी बड़े बड़े टॉप लेवल के जो भी कंपनी सब थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, सब लोग जाके अटेंड किए थे। सरकार के नहीं थे, सब वो तुम्हारा कंपनी के ही लोग सीईओ सब थे। तो और वहाँ पे जो चैट जीपीटी के जो सीईओ थे उन्होंने भी कहा कि एक रेगुलेशंस होने चाहिए। तो समझ जाओ इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। तो 407 देखो, ये भी बहुत मिलता जुलता चीज़ है। यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में ना ऐसा बहुत रेयर हुआ है जो यहाँ बताया गया है। सोशल मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा तुम्हारा इस बात पे टिका हुआ कि तुम कितना यूज़ कर रहे हो सोशल मीडिया को। यदि तुम फेसबुक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी थ्रू एडवर्टीजमेंट। देखो फेसबुक वही मेटा के अंदर फेसबुक और तुम्हारा इंस्टा दोनों ही आता है। तो यदि जितने भी लोग जाएंगे वहाँ पे विजिट करेंगे यूजर्स लोग, उतना ही एडवर्टीजमेंट मिलेगा इंस्टा को और फेसबुक को, एंड दे अर्न मनी। और एट द सेम टाइम जो एल्गोरिदम जो फिक्स किया है फेसबुक ने या इंस्टा ने भी, वो एक तरह से जो यंग चिल्ड्रन है ना उसको बहुत प्रभावित कर देता है। अब स्क्रॉल कर रहा है तो सिमिलरली उसको वीडियो मिल रहा है और वो बच्चे लोग उसमें पूरा चले गए। एडल्ट लोग क्या है कि एडल्ट लोग को पता है कि हाउ टू टैकल, क्योंकि वो फ्री टाइम में ही सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। बट जो यंग लोग हैं, यंगस्टर है, जिसको उतना समझ नहीं है कि हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया, वो पूरी तरीके से सोशल मीडिया में डूबे रहते हैं। इसका बहुत नेगेटिव हार्म है। तो ये अभी देखो, मैं बोल तो रहा हूँ हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स में 41 स्टेट्स सब एक साथ आके लॉ सूट फाइल किए हैं मेटा के अगेंस्ट कि हमारा बच्चा लोग को दिक्कत हो रहा है। अलॉन्ग विथ योर कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट भी, बड़ी बात है ना। 50 स्टेट में 41 स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एक साथ आके लॉ सूट फाइल किया है मेटा के ऊपर। तुमको पता है रिसर्च में भी आया है कि फेसबुक या फिर सोशल मीडिया यूज़ करके बच्चे लोग का जो माइंड का जो तौर तरीका है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बावजूद भी तुम अपना मॉडल नहीं बदल रहे हो। अब देखो कोर्ट में जाएगा मामला, अब वहाँ पे देखते हैं यदि कोर्ट से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव फीडबैक आता है, यानी कि कैसे रोका जाए मेटा में जो भी इंफॉर्मेशन जो डिसमिनेट हो रहे हैं, एल्गोरिदम जो चलाए जा रहे हैं,
यदि वहाँ पे कोई रुकावट आता है तो इसका असर दूर दूर तक पड़ेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ा न्यूज़ इसलिए क्योंकि ये कंसर्टेड लॉ ऑफ फाइल सूट है। कंसर्टेड मतलब 41 स्टेट्स एक साथ आके काम कर रहे हैं, समझ गए ना इशू, ये बड़ा है। 407 408 देखो क्या कहना, देखो इंडिया का, इंडिया तो ह्यूमैनिटेरियन मिशंस में इंडिया बेस्ट है। हमारा देखो जो इंडियन एयरफोर्स है, देखते हो ना कुछ भी होता है, मिशन गंगा चला दिए, मिशन संकट मोचक चला दिए, है ना, और इस तरह का मिशन राहत चला दिए, करेक्ट। इस बार भी जो लाए थे ऑपरेशन दोस्त चला दिए। तो कहने का मतलब कि भारत इसमें बेस्ट है। चाहे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम में रिलीफ का बात हो, वही डिजास्टर के टाइम में कोई रिलीफ का बात हो, या अपने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इवैक्यूएट करने की बात हो, इंडिया इज़ द बेस्ट। और इस तरह भारत का स्टेचर बढ़ेगा। तो वही लिखा गया, स्विफ्ट ह्यूमैनिटेरियन मिशंस लेट अस गिव अक्लोड्स टू इंडियन एयरफोर्स। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने इंडियन एयरफोर्स को, कि मतलब एक ब्रांड बना कर रखा है। और इसमें तुम लोगों को सूडान का भी कहानी बताया जाएगा कि रात को सूडान में रात को ना इवैक्यूएट किया गया इंडियंस को, जो कि मतलब सोच नहीं सकता है कोई फोर्स की, ऐसा पॉसिबल है क्या। रात को एक पर्टिकुलर विलेज में उतर के वहाँ से इवैक्यूएट करके निकाला है इंडियन एयरफोर्स ने, सूडान का मामला। तो और अभी देखो जितने भी हमारे भाई बंधु लोग फंसे हुए थे इजराइल में, वहाँ से लेके आया कि नहीं आया, अनुभव, देश का अनुभव देखो। हाँ, और हमें यस, इससे हमारा स्ट्रेचर बढ़ेगा। नेपाल में जो चला दिए थे, मैत्री मिशन जो चला दिए थे, जो भूकंप आया था 2015 का भूकंप आया था, देखो उसमें ही हम फर्स्ट थे चलाने वाले। तो इंडिया को बिल्कुल इसके लिए अप्रिशिएशन मिलेगा। एंड 409 देखो, कवच चाहिए रेलवे सेफ्टी के लिए। यस्टरडे वी हैव टॉक्ड इन आवर करंट अफेयर्स ऑल्सो, कवच चाहिए हमें। इसमें तुमको प्रॉपर डेटा मिलेगा यहाँ पे 68,000 जो तुम्हारा जो रेलवे का रूट है, ठीक है, 1200 से लेकर 1500 तक तुम्हारा जो अभी तक हो चुका है, कवच हो चुका है। हाँ, एक साल में जो भी रेलवे का बजट है, एक साल में कितना कवच कवर हो सकता है, कवच क्या है, RDIF टेक्नोलॉजी क्या है, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है ट्रियल्स से। बट अपीयर्स वही लग रहा है कि कवच तो पूरा रेलवे नेटवर्क को कवर करना तो मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, मगर होना कॉस्टली है। अब 1 किलोमीटर में 50 लाख रुपया लगता है, इट्स सो कॉस्टली ना, है कि नहीं, बताओ। तो ये सब इश्यूज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट इस क्लास में। 406 देख लो, 406 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नया टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 8 नवंबर को। तो देखते हैं स्टूडेंट विषय क्या है। डीप फेक, जैसे कि हम बता चुके हैं तुम लोग को, जो शब्द डीप फेक है वो कुछ नहीं, तुम्हारा मशीन लर्निंग है। मशीन उस चीज़ को क्या करे, मशीन लर्न करेगा, और मशीन लर्न करके जो भी चीज़ आपको देगा वो फेक रहेगा एक्चुअली। जैसे यदि आप मशीन को बहुत सारा पेंटिंग दे दो और कहो कि एक बेस्ट पेंटिंग बनाने के लिए, तो हर पेंटिंग का कुछ ना कुछ चीज़ लेके वो बेस्ट पेंटिंग बना देगा, उतना अच्छा पेंटर भी नहीं बना पाएगा। अब पता चला कि जो चीज़ वो बना रहा है रियल में वो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो डीप फेक का मतलब वही है कि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग है, बट गिव्स यू द फेक रिजल्ट, क्योंकि जो रियलिटी है उसमें थोड़ा सा उसने फिक्शंस किया है। और ये कब होता है, ये तब होता है जब मशीन के पास क्षमता हो लर्न करने का बाय इट्स ओन, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट योर मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ डेटा। आप जितना डेटा दोगे, और डेटा का मतलब क्या है कि यू कैन गिव इमेजेस, यू कैन गिव वीडियोस, यू कैन गिव लॉट्स ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और उसके हिसाब से मशीन आपको बना के दे देगा, समझे। इसलिए अभी इसको सिंथेटिक मीडिया भी कहा जा रहा है कि ये मीडिया सिंथेटिक मीडिया है, बनाया गया मीडिया हुआ है। और यहाँ देखो, जो फेक पिक्चर बना सकता है, फेक वीडियो क्लिप बना सकता है, एक्सप्रेशन दिखा सकता है, जो कि वो उस आदमी का एक्सप्रेशन है ही नहीं। टॉम क्रूज का एक लीक हुआ था कुछ दिन पहले, है ना। हाँ, रेसलर, अच्छा आया था, ओके। टॉम क्रूज का आया था ना, टॉम, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, हम लोग चर्चा किए थे शायद एडिटोरियल्स में कहीं पे। तो अब कल के दिन में पता चला, देखो मैं तुमको बताता हूँ इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा आवाज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे,
मेरा चेहरा भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, मेरा नोट्स भी अवेलेबल, एवरीथिंग अवेलेबल इन यूट्यूब। और आवाज़ को क्या है, आवाज़ को आप बढ़िया से उसको रख दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन में डाल दो। अभी देखो, अभी तो अब चलो ये बोलने से पहले मैं तुमको बोलना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे चला गया है कि यदि किशोर कुमार का जो गाना यदि अरिजीत सिंह गाता तो कैसा गाता हूँ? हाँ वो भी होता है। हाँ, तो यदि अरिजीत सिंह का गाना किशोर कुमार कैसे गाते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना फिर दूसरा कोई सिंगर कैसे गाता, शाहरुख खान का डायलॉग फिर ये कैसे बोलता? मतलब तुमको अब बहरूपिया चाहिए नहीं। पहले होता था मिमिक्री आर्टिस्ट, अब तो मशीन ही मिमिक्री आर्टिस्ट है। तो मैं बोलता रहा हूँ क्रिएटिव वर्क को ख़त्म कर देगा। देखो यूएस में क्या हुआ था, यूएस में जो वहाँ के जो पब्लिकेशन हाउस सब मिल के किए थे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बंद करवाना होगा, नहीं तो मेरा वही ChatGPT पे, हाँ बुक का जो था वो जो फाउंडर्स लोग थे सब एक साथ आए थे, गिल समथिंग गिल था, गिल्ट समथिंग, वो छोड़ दो, मतलब समझो कि क्या हुआ क्या था इश्यूज़। तो क्रिएटिव वर्क, ये जो एक्टर है सब खत्म। क्या भरोसा कल के दिन में एक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक्टर देख रहे हो और रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ अच्छा लग रहा हो, क्यों नहीं अच्छा लगा? क्या टॉम एंड जेरी अच्छा नहीं लगता था तुम लोग को? तो फिर हाँ, तो समझ रहे हो ना कि और किस तरफ जाएगा। जैसे मेरा वीडियो, आप चलो हम इधर आते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे मेरा वीडियो अवेलेबल है, जैसे मेरा ये जो पढ़ा रहे मेरा आवाज़ भी अवेलेबल है। अरे मेरा आवाज़ वो सेम रिकॉर्ड कर लेगा, अब पता चला है उसमें कुछ दूसरा ही चीज़ डाल दिया और वीडियो वायरल कर दिया। यदि फेमस है तो कोई पर्सनैलिटी, उसका तो एक ही दिन में उसका स्टेचर गिर जाएगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मिमिक करना कितना आसान है उनको, उनका डेटा दे दिया, उनका जितना दुनिया भर का अभी तक यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस है सब दे दिया मशीन को लर्न करने के लिए। लर्न करके ये बोलना है आपको, इसके शैली में बोलना है, तो मोदी जी से भी बढ़िया बोल देगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ हाँ याद है ना? नहीं समझो बात को ना, हाँ छोड़ो नहीं यार, वो विषय हमारा नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। अरे छोड़ो नहीं यार, वो सब चीज़ काहे भी जाते हो, पर्सनल चीज़ है वो छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि इसका क्या हो सकता है, इसका असर समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि तुमको कल्पना करने की ज़रूरत है, तुम आसपास ही देख रहे हो कि हो क्या रहा है। तो वही चीज़ें देखो, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है कि देखो उसको ट्रेन किया जाता है, मशीन को ट्रेन किया जाता है तुम्हारा लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से, वही इमेजेस से, वीडियोज़ से, और उसका जो भी वो बनाता है वो पार्शियल या कंप्लीट फिक्शंस बना देता है। और तुमको क्या लगता है कि वो रियल है, तो फिर उसने रियल बोला है, और जब जाके उसे क्रॉस चेक करवाओगे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रश्मि मंडाका का भी यही तो हुआ है, कटरीना कैफ का भी तो यही तो हुआ है। तो फिर तो जितने प्रत्येक दिन बीत रहे हैं, तो जानते हो कि टेक्नोलॉजी चीज़ ऐसा है स्टूडेंट, जितना दिन बढ़ते चला जाएगा एज टाइम प्रोग्रेसेस टेक्नोलॉजी और सस्ता होते चला जाता है और कॉमन आदमी को पहुंचता है। यदि यहाँ पे ठीक से रूल्स और रेगुलेशन नहीं हुआ तो समझ रहे हो ना, आदमी घर में बैठ के तो डीप फेक्स बनाना शुरू कर देगा। फिर तो पता चला हर आदमी ही डीप फेक में इन्वॉल्व है। समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए देखो विथ ईच डे पासिंग डे इस तरह का जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो ईजियर हो जाएगा, चीपर हो जाएगा और एसेसेबल हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी नॉर्म्स हो, वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस हो। समझ रहे हो स्टूडेंट? यहाँ पे देखो इसका असर देखते हैं। देखो डीप फेक की वजह से ना सोशल डिवीजन हो सकता है, सोसाइटी में डिवीजन आ सकता है। अब तुम यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो, यूएस में डीप फेक वीडियो बना के ब्लैक के लेके वो रेसिज्म वाला क्रिएट कर देगा वहाँ पे। ब्लैक का ऐसे भी इशू बहुत तगड़ा है यहाँ पे। और इंडिया में देखो क्या भरोसा पॉलिटिक्स में SC और ST को वो कर दे डीप फेक वीडियो बना के, तो सोसाइटी को और पोलराइज कर देगा ये। देखो वही बोला गया कि इंडियन सोसाइटी हाँ अनइक्वल है ना, यहाँ पे पेट्रियार्कल वैल्यूज़ है, कास्टिज्म का बात है, डीप डिविजन्स है। तो यदि यहाँ पे डीप फेक्स वाला एंगल आ जाएगा स्टूडेंट, तो जो मार्जिनल सेक्शंस है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, वो और दिक्कत में आ जाएंगे, उसका जो इंडिविजुअल लाइफ है और दिक्कत हो जाएगा। और अभी तक जो भी हमारे पास क्रिमिनल सिविल लॉज है वो पर्याप्त नहीं है आदमी को बचाने का। जैसे देखो कहा जाता है ना, जैसे हमारे पास सेक्शन 500 है, सेक्शन 500 जो IPC का है, उसके हिसाब से ये कि आप किसी का सिग्नेचर यूज़ करते हो, किसी का सिग्नेचर यूज़, फर्जरी केस बोलते हैं जिसको, आप सिग्नेचर यूज़ करके आप बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हो तो यू विल गेट पनिशमेंट एज पर सेक्शन 500 या 499 IPC। मैं ये जो डीप फेक वाला चीज़ है इसके लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं IPC में, क्योंकि IPC बहुत पहले का चीज़ है। IT रूल्स
2021 का भी देख लो, जो कि 23 में अमेंड हुआ, तो वहाँ पे भी कोई डिफेक्ट्स का कोई जिक्र नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, तो उसको कैसे कंट्रोल करें, इससे रिलेटेड भी लॉज नहीं है आपके पास। तो क्योंकि लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहाँ से तो आराम से उठाएगा, डीप फेक वीडियो बनाएगा, डीप फेक तुम्हारा इमेज बनाएगा और सर्कुलेट करेगा। तो हाउ टू रेगुलेट, सवाल है कि नहीं है, बताओ। तो अब मान लो कि यहाँ पे तुम पर्टिकुलर कास्ट को यदि टारगेट कर रहे हो, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पूरा डिवाइड हो जाएगा डीप फेक से, नंबर 1। सेकेंड देखो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। देखो ये पहले होता था ना, ये सुना था ना तहलका वाला था ना ये जर्नलिज्म, उसमें क्या था कि स्टिंग ऑपरेशन होता था। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, बहुत सारे लोग का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था कि जर्नलिस्ट लोग जाते थे और स्टिंग ऑपरेशन करते थे, और बहुत सारे पॉलिटिशियन का पर्दाफाश हो जाता था। अब मान लो कि लेट से कि रियलिटी है, जर्नलिस्ट वाला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ही हो रहा है, हाँ, और वो आ गया पब्लिक डोमेन में, तो वही तो बात, पॉलिटिशियन को कितना टाइम लगेगा, बोलेगा ये डीप फेक वीडियोस है, तो जो आपका जो रियलिटी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बड़ा ही मुश्किल होगा लोगों को डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा रियल वीडियो है, कौन सा डीप फेक वीडियो है। और इसके वजह से जो रियल वीडियो भी है वो भी डीप फेक में चला जाएगा। तो बात समझ रहे हो ना। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पूरा जीरो हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि अभी जानते हो इसका बहुत फायदा होता है। कितने बड़े बड़े स्कैम तुम्हारा जान रहे हो ना, बड़े बड़े करप्शन सब तुम्हारा ये बाहर निकला है ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के वजह से। तो देखो वही बोला है कि देखो यहाँ पे ये लोग बोल देगा कि जर्नलिस्ट का ऑडियो वीडियो जो एविडेंस है वो क्या बोल देगा कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये डीप फेक है। हाँ, तो अब जानते हो कि इसका इलेक्शन के टाइम में भी मैनिपुलेशन होने का बहुत चांस है। मान लो कि अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसका वीडियो वायरल कर दिया गलत बुलवा के कि हम जीत जाएंगे तो ये कास्ट को हम नहीं छोड़ेंगे, हम जीत जाएंगे तो ये संप्रदाय को नहीं छोड़ेंगे। तो अब पता चला कि बेचारा ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, तो क्या होगा देखो, इलेक्शन के टाइम में मैनिपुलेशन होने का चांस है ना, सोशल डिवीजन होने का चांस एंड सो ऑन। तो इसलिए स्टूडेंट अब तो ऐसा हो जाए कि डीप फेक का जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्टरनेटिव रियलिटी के रूप में काम आएगा, मतलब उसका प्लेस ले सकता है, आपको लगेगा कि ये रियली है। और जिस हिसाब से लिटरेसी हमारे कंट्री में है तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है स्टूडेंट कि यदि डीप फेक पूरा सर्कुलेट हो जाए तो लोग को लगेगा कि रियलिटी ही है। अभी देखो ना, अभी हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी इतना कमज़ोर है कि फ़ोन करके भी बोलेंगे कि आपका ATM का नंबर दीजिए, तो दे देगा लोग सो। तो जब लिटरेसी इतना कमज़ोर है, फाइनेंशियल लिटरेसी इतना कमज़ोर है और रियल लिटरेसी भी इतना कमज़ोर है, तो कैसे हम वो कर सकते हैं कि ये लोग पहचान पाएगा कौन सा रियल वीडियोज़ है, कौन सा तुम्हारा डीप फेक वीडियोज़ है। तो बहुत प्रॉब्लम, डिविजन्स क्रिएट हो सकता है। आगे देखो, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया है कि जो भी हमारे पास स्टैट्यूटरी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो काफ़ी नहीं है डीप फेक को रोकने के लिए भारत में। ये जानते हो कि हमारे पास IT रूल्स 2021 है, करेक्ट। इसमें मैकेनिज्म है कि देखो इसमें मैकेनिज्म यही था, ऐसे तो बहुत सारा मैकेनिज्म था इसमें एक मैकेनिज्म ये था कि मान लो कि कोई भी सेक्सुअल कंटेंट आया या कोई भी ख़राब कंटेंट है, तो आप उसको बोल के, सोशल मीडिया को बोल के आप 24 आवर्स के अंदर आप वो कर सकते हो, रुकवा सकते हो उसको। यस, यू हैव दैट फैसिलिटीज़। व्हाट अबाउट द डीप फेक्स? मान लो कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से सोशल मीडिया में अवेलेबल है और उसके ऊपर कोई वीडियो बना दे, तो जो ही नहीं है कि वो आपका इंटरमीडिएट उस चीज़ को रोकेगा। आर यू गेटिंग में, समझ पा रहे हो चीज़ को? वही बोला गया देखो कि जो प्रोविजंस है IT रूल्स 2021 का, तो इसमें बोला कि टेक डाउन मैकेनिज्म है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके इंडिविजुअल लाइफ को दिक्कत दे रहा है तो वो 24 आवर्स के अंदर वो टेक डाउन कर देगा, यानी हटा देगा वो, ठीक है, ये हटा देगा। हाँ, मगर सबसे, और ये भी जो हटाएगा वो भी केस टू केस बेसिस पे हटाएगा। हो सकता है मान लो कि इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो तो उसका जल्दी निकाल दे, हो सकता है जो कॉमन आदमी हो उसका ना निकाले, ये भी तो केस हो सकता है। हो सकता है कि सरकार के विरोध में हो तो तुरंत निकाल दे, और हो सकता है अपोजिशन के विरोध में हो तो ना निकाले, उसको और लंबा सर्कुलेट करे। तो केस तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे डीप फेक का कोई बात ही नहीं है। तो फिर डीप फेक को कैसे तुम कंट्रोल करोगे इस रेगुलेशन से? बड़ा सवाल ये, समझ रहे हो ना स्टूडेंट? तो एक प्रॉब्लम ये है, नो प्रोटेक्शन अंडर डिजिटल। देखो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, यहाँ पे भी कोई प्रोटेक्शन का बात ही नहीं है डीप फेक से रिलेटेड। इसमें यही बोला गया है, देखो अब जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उस चीज़ को लेकर तो कहीं पे भी कोई बात नहीं किया गया यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ में, यानी कि जो सोशल मीडिया में पहले से ही डेटा अवेलेबल है तो उसको रोकने का बात तो नहीं किया गया इस लॉ में।
हो तो यही रहा है। रश्मिका मंडाना का पहले से ही अवेलेबल था वीडियो, सब दुनिया भर का यूट्यूब पे वीडियो होगा उनका, करीना कैफ का दुनिया भर का वीडियो होगा। तो जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उस चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्शन का कहीं पे बात नहीं है, ये नया वाला एक्ट में भी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, ठीक है, कि हमारे पास उतना पर्याप्त वो नहीं है, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है कि ताकि हम उसको ख़त्म कर सकें। तो डीप फेक्स प्रेजेंट फाउंडेशनल चैलेंज टू डेमोक्रेसी। देखो डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा इशू है ये, समझ लो। डीप फेक्स बहुत बड़ा इशू, जैसे डीप फेक हो गया, इस तरह का जो भी सिमिलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है, ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बहुत बड़ा चैलेंज करता है, ठीक है। जैसे सर्वेलेंस हो सकता है, हाँ देखो इसमें डिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो ना तुम, बताए थे ना डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। मिस इन्फॉर्मेशन तो कोई भी फेक आपका हो सकता है, डिस इन्फॉर्मेशन मतलब जानबूझ के आप कर रहे हो, जानबूझ के आप टारगेट कर रहे हो लोग को, ताकि लोग का अवधारणा परसेप्शन वैसे जनरेट हो, और वो आप वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड डिस इन्फॉर्मेशन। तो डीप फेक तो सबसे बढ़िया तरीका है डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, और यदि फैल गया तो डेमोक्रेसी तो हो गया, फिर तार हो जाएगा डेमोक्रेसी का। समझ रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो हाँ, यदि हम पॉजिटिव साइड देखें डीप फेक्स टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, तो अनडाउटली एजुकेशन और कमर्शियल पर्पज से हम बहुत बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। बात समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे तो आय का रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। आय का रास्ता यही है कि हमें ट्रांसपेरेंसी लाने होंगे और हमें लेबलिंग लाना होगा तुम्हारा इसमें डीप फेक्स में, वही सिंथेटिक मीडिया मतलब डीप फेक्स में लाना होगा, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। उसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए हमें, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो हमें अब ये केस डिफेमेशन तक नहीं रहा, जैसे डिफेमेशन का कुछ भी तो तुमको मिल जाएगा, क्रिमिनल डिफेमेशन, सिविल डिफेमेशन जानते हो आईपीसी में लिखा गया है कि नहीं है। उसके बियॉन्ड जाके आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आईपीसी के धारा से ये कंट्रोल होने वाला चीज़ नहीं है, समझे। ओवरऑल हमें ज़्यादा इमेजिनेटिव बनना होगा एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए। अच्छा देखो क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन ने आईपीसीसी बनाया कि नहीं बनाया, तो उस तरह का एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए यहाँ पे भी ग्लोबल लेवल पे। एक कंट्री प्रयास करेगा तो कुछ नहीं चलने वाला। जैसे एक कंट्री मान लो टेररिज्म को लेकर प्रयास करे तो कहाँ कुछ हुआ, एक कंट्री क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रयास करे तो कहाँ कुछ हुआ, समझ रहे हो ना। ग्लोबल कोऑपरेशन जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी, जस्ट लाइक टेररिज्म, जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज, ये पूरा ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन दिखना चाहिए, तब जाकर हो पाएगा। एक परमानेंट कमेटी बनना चाहिए जस्ट लाइक आईपीसीसी, समझ गए स्टूडेंट। तो इंडिया को बिल्कुल इस सब चीज़ पर ध्यान देना होगा, और नहीं तो जानते हो कि ये दिन प्रतिदिन और ज़्यादा एसेसेबल होते चला जाएगा, और प्रति तुम्हारा चीपर होते चला जाएगा, तो खतरा तो है, समझ गए ना। दैट्स इट। आगे देखो स्टूडेंट, हाँ ये देखो बहुत ही मज़ेदार एडिटोरियल्स है। 407 जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर में आया था 2 नवंबर 2023 को। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इशू बहुत ग्रेव है, समझे, ये बहुत बड़ा इश्यूज है ये। हुआ क्या, मेटा जानते हो, फेसबुक और इंस्टा एक साथ देखोगे तो मेटा है ये, मार्क जुकरबर्ग इसके जो फाउंडर हैं। तो मेटा इज़ फेसिंग सीरियस लीगल चैलेंज इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखो ऐसा नहीं होता, आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि 41 स्टेट साथ में आए, ऐसा होता है क्या, बहुत रेयर, ऐसा तो रेयर केस है कि 41 स्टेट्स कंसर्टेड मूव दिखाते हुए है ना, 41 प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सब साथ में आए हैं, किस लिए, लॉ फाइल सूट करने के लिए। देखो यानी कि इसने लॉ सूट जानते हो ना, जो किसी भी कंपनी से आप खुश नहीं है तो आप फाइल कर सकते हो उसके अगेंस्ट। अब किस लिए खुश नहीं है, एल्गोरिदम को लेकर खुश नहीं है। देखो एल्गोरिदम यूट्यूब पे भी गड़बड़ है, जब आप एक वीडियो देखते हो तो सिमिलर वीडियो वहाँ पे साइड में रहता है, और आप उसमें आप चले जाते हो, पूरा समुंदर में चले जाते हो, और आपको पता ही नहीं चलता है कि कितना कुछ आपको फिट कर दिया गया आपके ब्रेन में। और यदि ठीक से आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो बाबू डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में बह जाओगे। ये होता है कि नहीं होता, बताओ तो। कोई बच्चे को मोबाइल दो, बोलो कि फेसबुक चलाओ, वो चलाते रह जाएगा, और उसको लग रहा है कि वो इम्पावर्ड है। इम्पावर नहीं बाबू, तुम्हारे ऊपर दूसरा कोई रूल कर दिया, बिल्कुल तुम्हारे पास शासन करना शुरू कर दिया, तुमको पता नहीं चल रहा है, और तुम कहोगे कि इम्पावर्ड हो रहा है। अरे इम्पावर्ड नहीं, बच्चे लोग दिमाग खराब हो रहा है, वो टाइम तुम्हारा पुस्तक पढ़ने का टाइम था, रियली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे केस देखो,
ये बात तो यूनाइटेड स्टेट्स का है, मगर क्या तुमको लगता है खाली यूएस तक ही सीमित है ये चीज़? क्या हमारे इंडिया में नहीं हो रहा है क्या? हर जगह ही सेम है सोशल मीडिया के वजह से। इसी क्लास में कितना बच्चा लोग पढ़ रहा होगा जो अभी जाएगा घर में खाली इंस्टा उस्टा चलाएगा बैठ के। चलाओ, हम उसमें कोई बुराई नहीं बोलते, मगर लिमिट से चलाओ, क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव असर है। देखो आगे देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है कि एलिगेशन है कि उसने इंटरनल जो रिसर्च हुआ था, और इंटरनल रिसर्च में ये पाया गया कि एल्गोरिदम एक बहुत बड़ा गलत चीज़ है ये फेसबुक का और इंस्टा का, जिसकी वजह से बच्चे लोग प्रभावित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और एडिक्टेड हो रहे हैं सोशल मीडिया को लेके। ये रिसर्च आ चुका है, मैं ये रिसर्च आने के बाद भी मेटा ने क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया। तो ये भी एलिगेशन है उसके ऊपर कि जब इंटरनल रिसर्च आ चुका है, आप जानते हो कि मेटा का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ख़राब है, जिसके वजह से बहुत सारे चिल्ड्रन को दिक्कत हो रहा है, उसका माइंड पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उसके बाद भी इंटरनल रिसर्च को आपने क्यों अलग से वो कर दिया, हाइड कर दिया? ये भी एलिगेशन है। बात समझ में आ गया? एल्गोरिदम प्लस इंटरनल रिसर्च को साइड करने का ये भी है तुम्हारा। तो अब देखो इसमें सबसे खास बात क्या है इस मूव में 41 यूएस, इसमें बाय पार्टीजन सपोर्ट है, यानी कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दो ही ना पार्टी है वहाँ पे, दोनों का सपोर्ट है स्टूडेंट। बात समझो, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों ही पार्टी एक साथ आए और एक कोई जाइंट को, टेक्नोलॉजिकल जाइंट के अगेंस्ट वो फाइल शूट करे। बात समझ रहे हो ना? देखो बाय पार्टीजन ग्रुप सब ये लोग आए हैं, ठीक है, और क्योंकि ये लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं इन लोग का फैमिलीज, कहीं ना कहीं इन लोग का बच्चा लोग और सब स्टूडेंट्स लोग, सब बच्चे लोग सब बहुत प्रभावित हुए हैं तुम्हारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से, जो कि मेटा चलाता है। अमेरिकन टीनेजर्स देखोगे, जो बच्चे लोग कम एज के होते हैं, 14-15 साल वाले बच्चे लोग, लगभग 60% अमेरिकन टीनेजर इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं। सब इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं। कितना आजकल का भाषा देखते हो ना, क्या है? इन्फ्लुएंसर है। तो भाई तुम सही जगह पर इन्फ्लुएंस करो ना यार। अभी तो तुमको होने की ज़रूरत है, बड़े बड़े लोग को पढ़ के। देख रहे हो ना इन्फ्लुएंसर, मुंह उठा के आ जाएगा इन्फ्लुएंसर बनने के लिए सब लोग। नॉलेज बाबू जीरो वाला नॉलेज, अब बन रहा है इन्फ्लुएंसर। देखो ये बात तो गजब है। फिर जैसा वो आदमी वैसा वो यूथ, वैसे ही यूथ के बीच में वो माहिर होगा फिर। अब वो उसको रोल मॉडल मान, अरे रोल मॉडल कमी है क्या भारत में? अच्छा मुझे ये बताओ, रोल मॉडल कमी है भारत में? इतने बड़े बड़े रोल मॉडल बैठे हुए हैं। B.R. अम्बेडकर से रोल मॉडल बड़ा कौन हो सकता है? जरा बताना हमको माय डियर स्टूडेंट। विकास सर गए थे ना B.R. अम्बेडकर जी का वो करने के लिए। इसलिए पढ़ना चाहिए पुस्तक सब। जो किताब से पढ़ा होता आदमी होता है वो फालतू का लोग को कभी इन्फ्लुएंसर नहीं मानता है, समझे ना? देखो मैं 2 दिन पहले का बता रहा हूँ। देखो विकास सर का उसमें आया होगा, विकास सर गए थे वो करने के लिए, B.R. अम्बेडकर जी का वो श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। बताओ LBC यादव को तुम वो मानोगे अपना, तो फंस गया वो। तो तुमको भी फंसना है क्या उस तरह? गलत बात है ना? यस इट इज़ अ वेरी। अब फिर दिक्कत है कि बच्चा लोग ही है प्रभावित है इससे। बड़ा लोगों को कोई मतलब नहीं है, बड़ा लोग तो पुस्तक पढ़ के निकल जाएगा। वो बच्चा लोग को ना बुझने आ रहा है कुछ भी, उसी तरह उसको बनना है। तो प्रॉब्लम, डीप प्रॉब्लम है हमारे भारत में भी, बहुत बड़ा समस्या है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे, तो व्हाट इज़ द मेजर थ्रस्ट ऑफ द लॉ सूट? मेन चीज़ क्या है इसमें? ऐसा बात क्या हुआ है? देखो यहाँ पे तो मेटा देखो अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ना जानबूझ के, जो एविडेंस आया, इंटरनल सर्वे आया ना उसका, कि एल्गोरिदम की वजह से बच्चों लोग को दिक्कत हो रहा है, वो जानबूझ के उस सर्वे को, उस रिपोर्ट को इग्नोर कर रहा है, नंबर 1 है ना। और इसके वजह, क्योंकि उस सर्वे में लिखा है कि माइनर लोगों को कैसे डैमेज हो रहा है सोशल मीडिया यूज़ करने से, ठीक है। तो फर्स्ट 1 ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो एल्गोरिदम है ना, एल्गोरिदम इतना गंदा है बच्चे लोग कि बच्चे लोग का जो माइंड डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें बहुत ही हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। अरे आपको खेल कूद भी तो करना पड़ेगा ना, आप बच्चे हो, आपको सोशल इंटरेक्शन भी करना पड़ेगा, वो सब चीज़ मिस हो जाता है। इसलिए जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस तरह का एल्गोरिदम से। अब देखो यहाँ पे एंजाइटी बढ़ रहा है, छटपटाहट बढ़ता है, डिसअपियर समझ रहे हो ना? हाँ, हताश, निराश, ईटिंग डिसऑर्डर का भी, मतलब मोबाइल देख रहे हो, खाना खा रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो फिर पहले नहीं था ऐसा। इंसोमेनिया हो रहा है, इंसोमेनिया तो प्रॉपर स्लीप सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, हर समय याद आ रहा है कि वो वीडियो उसी को देख के, तो ये सब चीज़ हो रहा है। बात समझे? तो देखो वही चीज़ बात बोला है कि यस, मेटा के वजह से ना बहुत सारा निगेटिव असर और हार्मफुल एक्सपीरियंस हो रहा है यूजर्स को। इसलिए मेटा के अगेंस्ट लॉ सूट एकदम ही जायज़ है। आगे देखो,
The allegation against Meta clearly say that children are being harmed with social media. देखो, अब देखो ये लोग चंट लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी देखो, अभी सोशल मीडिया में क्या है कि आपका एज यदि 18 साल से नीचे है तो पेरेंटियल सुपरविजन चाहिए। पेरेंट का वो अकाउंट मांगता है, पेरेंट का सिग्नेचर, दुनिया भर का चीज़ मांगता है। अब देखो इसमें क्या बोला गया कि जो जिसका एज तुम्हारा 13 साल से नीचे है अकाउंट और उसको अकाउंट बनाना है तो कायदे से पेरेंटियल सुपरविजन होना चाहिए। मगर उसमें भी क्या होता है कि थोड़ा चार्ज ले लेता है मेटा और उसको दे देता है। अरे 13 साल से नीचे बच्चा है, वो क्या बुझने आएगा? तो कायदे से तो पेरेंटियल सुपरविजन होना चाहिए, पेरेंट का ऑथोरिटी होना चाहिए वहाँ पे। मगर थोड़ा सा पैसा पे कर देता है, ये लोग यूज़ कर रहा है। आप खुद देखो, छोटे छोटे बच्चे लोग जो 18 साल से नीचे बच्चा लोग कोई भी है, सुन रहे हो या यहाँ पे है या नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं, क्या बुझने आएगा उसको? ज़रा बताना हमको, 18 साल से नीचे बच्चे लोग क्या बुझने आता है? अरे हम भी 18 साल से नीचे थे तो हमको भी बुझने नहीं आता था, फैक्ट बात है। वो कैसे तय करेगा जी? वो पूरा एडिक्टेड हो जाएगा सोशल मीडिया से। तो देखो यहाँ पे, और उसके बाद मेटा भी तुमको थोड़ा सा चार्ज लेके तुमको दे रहा है अकाउंट सब, तो क्या होगा फिर आगे? नंबर 1 देखो ये प्रॉब्लम। दूसरा बात है कि देखो यहाँ पे अब होता क्या है कि जब हम जो अल्गोरिदम को हम देख रहे हैं, जिस तरह का वीडियो हम पसंद कर रहे हैं, वो वीडियो हम डूबे चले जा रहे हैं। दूसरा भी आ रहा है। देखते हो ना, जब रील, तुम लोग भी देखता होगा रील, सब हम भी देखते हैं। जब हम लोग रील देखते हैं तो रील में लगता है कि वो तो 10 सेकंड का चीज़ है, 20 सेकंड का चीज़ है, मैं जब रील देख के उठोगे तो पता चला 1 घंटा लग गया। तो जो 10 सेकंड का चीज़ है उसमें 1 घंटा कैसे लग गया? क्योंकि आप खोए चले गए। जब देखे तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अल्गोरिदम। और देखना, गौर करना स्टूडेंट, देखो कितना खास रील भी पूरा इंस्टा का ही तो है वो सब रील। गौर करना, जो तुमको पसंद आ रहा है, जो तुम लाइक कर रहे हो, उस तरह का वीडियो तुमको आ जाएगा 2-3 बाद, मिल जाएगा तुमको नेक्स्ट। यानी कि जैसा तुम पसंद कर रहे हो उस तरह का वीडियो अवेलेबल है, वो अपने आप एल्गोरिदम सेट हो जाएगा उस तरह का, और फिर तुम डूबे चले जाओगे। देखो इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा। डोपामिन जानते हो ना? हाँ, एनर्जी, जो हार्मोन्स है, जो केमिकल्स, वो रिलीज होगा। और वो जब रिलीज होता है तो आपको मज़ा आता है, you'll get टेम्पररी प्लेजर, और वही प्लेजर और आपको डुबा देगा अंदर, एडिक्शन हो जाएगा। जैसे कोई भी नशा करता है डोपामिन रिलीज होता है, बिल्कुल, तो मज़ा आता है ना, बोलते हैं ना कि किक मिला, यू गेट किक। तो यहाँ पे भी देखो, जब तुम देखो जिसको आदत है सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करने का, देखो वो जैसे ही यूज़ करना शुरू कर देगा उसको मज़ा आना लगेगा, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो देखो उसको टेम्पररी तुम्हारा प्लेजर मिलेगा, एडिक्शन हो जाएगा, वो एडिक्टेड हो जाएगा फिर, और फिर वहाँ से निकलना मुश्किल है। इट इज़ जस्ट लाइक ए ड्रग्स, ये बहुत ख़राब आदत हो जाएगा फिर आगे। देखो तो मेटा चूज टू एक्सप्लॉइट दोज वल्नरेबिलिटी ऑफ यंग। देखो तो किसका मतलब, जो यंग ब्रेन से बच्चे लोग हैं उसका, तो देखो इस तरह का एल्गोरिदम को मैनिपुलेट करके उसका डोपामिन रिलीज हो रहा है और पूरा एडिक्टेड होते चला जा रहा है। तो लॉ सूट में भी यही बोला गया कि एक तो कंपैरिजन। अब कंपैरिजन देखो, हमने वीडियो पोस्ट किया, कितना लाइक आया, कितना डिसलाइक आया, अच्छा हमारा दोस्त का 10,000 लाइक आ गया, हमारा क्यों नहीं आया? इस तरह का सवाल, ये तो फिर आपका घट जाएगा। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिसको मतलब ही नहीं है। हाँ, हम तो बाबू मेरा, हम क्या बोले तुमको, हम तो यहाँ पे हम बता रहे 1 साल पहले कि हम इतना खुश थे कि बाबू मेरा 0 व्यू में 1 डिसलाइक था, ये बोलते हुए हम क्लास में खुश थे। हाँ, 1 डिसलाइक है, हम बोले थे स्टूडेंट लोग को बहुत पहले, मतलब व्यू 0 दिखा रहा है, 1 डिसलाइक था, एंड आई वॉज सो हैप्पी। क्यों? मतलब है नहीं अपने को, आई डोंट केयर। अब देखो यदि हमको मतलब होता, सोचो मैं एक बता रहा हूँ, यदि हम बहुत डीप एडिक्टेड होते, हमको मतलब होता, हमारा व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है ना? हमारा 2 ही व्यूज़ है, कई वीडियो में तुमको 0 व्यू भी मिलेगा, कई वीडियो में तुमको 2 व्यू मिलेगा जो 2 साल का पहले का है। आई डोंट केयर ब्रो, आई डोंट केयर, मतलब ही नहीं है हमको। मगर मान लो कि ये केस ऐसा होता है कि हमको खूब मतलब होता, तो हम रोज़ ही देखते जाके मेरा व्यू कितना आ रहा है ना? हमसे जो लेट चैनल खुला है उसका व्यू कहाँ से कहाँ बढ़ गया है भाई, हम तो 3 साल से हमारा वही व्यू है। नो, मत सोचो, इतना सोचोगे तो टेंशन हो जाएगा। कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। जब सोशल कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा तो जो यंग ब्रेन है बहुत हैमर हो जाएगा, उसको बहुत हार्म हो जाएगा उसको। कंपैरिजन करना है या दूसरे तरीके से करो, समझ गए ना? ये प्रॉब्लम है। स्कूल आवर में, माय डियर स्टूडेंट, स्कूल आवर में नाइट के टाइम में बच्चे लोग खूब मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। स्कूल टाइम में ही बताओ मोबाइल चला रहा है, कहाँ जाएगा वो? पंखा का ले रहा है, बना रहा है,
वो गाना आया था ना, पतली कमरिया आया स्कूल में कितना चलाया है ये लोग सब। तो यही सब होगा। देखो अब फिर सब बैठ के रील देख रहा है। अभी जो पुराना वाला एक आता है ना रील, जो गाना है मुगले आजम वाला जो गाना था ना, वो बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। हाँ तो फिर देखो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फानाइट स्क्रॉल हो रहा है, अब किए जा रहे हो, स्क्रॉल किए जा रहे हो, दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। समझ गए ना, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब यहाँ पे देखो जो सोशल मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है वही सबसे बड़ा फॉल्ट है, उसी में फॉल्ट है। क्योंकि जितना आप यूज़र जितना यूज़ करेगा उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही उसको एडवर्टीजमेंट मिलेगा। जैसे मेटा जो पैसा कमाई करता है बच्चे लोग, तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, $35 बिलियन का, ठीक है। हाँ इतने जाके एक बार रिसर्च कर लेना, ऐसे कुछ था, हम देख रहे थे कल। एनुअल इसका रेवेन्यू है, और उसमें जो कमाई होता है आई थिंक 13 या 15 मिलियन या बिलियन डॉलर का होता है। कमाई बहुत है उसका। हाँ मिलियन होगा, बिलियन नहीं होगा, आई एम सॉरी, मिलियन होगा। देख लेना, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ $120 बिलियन किसका है? देखो तो कौन सा साइट का है वो? देखो तो मेटा का है, देख ही लो ना तुम लोग, कल जैसे देखे, देखो तो एक बार, बहुत पहले हम कहीं डेटा देखे थे, देखो तो चेक करो तो। एनुअली मेटा कितना कमाता है? मेटा मतलब फेसबुक और इंस्टा दोनों मिलकर कितना कमाता है? एनुअल रेवेन्यू कितना है? देखो चेक करो जल्दी से। एंड जो भी रेवेन्यू है बच्चे लोग, 98% तुम्हारा एड से आता है। हाँ $120 बिलियन ये रेवेन्यू है ना। प्रॉफिट कितना है देखो, ठीक है, उतना भी काफ़ी है, उतना भी समझ जाओ काफ़ी है। बात समझ रहे हो ना? ह्यूज ना? कैसे आया ये? सब एडवर्टीजमेंट से आया है। दे आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। और कैसे उसको एडवर्टीजमेंट आया? बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। आप जो देख रहे हो, जितना वॉच टाइम ज़्यादा होगा उतना ही रेवेन्यू मिलेगा। तो देखो वही तो इसलिए लिखा गया है कि जो सोशल मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरा इंगेजमेंट पे टिका हुआ है, और उस हिसाब से मोनेटाइजेशन होता है। जितना घंटा आप प्लेटफॉर्म पर रहते हो उतना हाई रेवेन्यू जनरेट करता है बिकॉज ऑफ द एड। समझ गए ना स्टूडेंट? तो ये प्रॉब्लम है। तो इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन चिल्ड्रन। सबसे देखो यूएस के जो सर्जन जनरल है उन्होंने क्या कहा है, देखो कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा कारण है कि अभी के बच्चे लोग का एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस इससे हो रहा है। यूएस का सर्जन बोल रहा है। और भी जो न्यूरोलॉजी में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि यस, एडिक्शन से डायरेक्ट लिंक है सोशल मीडिया का, ब्रेन खराब हो रहा है इससे। तो व्हाट कुड बी प्रोबेबली बी द रिजल्टेंट डेवलपमेंट ड्यू टू द कंसिडर्ड एक्शन? अब क्या होगा? जो 41 स्टेट्स प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो गया है साथ में, क्या होगा इससे? तो केस देखा जाएगा उसको, और जो केस में जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि जब भी फैसला सुनाए जाएंगे, तो ये फैसला छोटा नहीं हो सकता, ये फैसला बहुत बड़ा होगा। और यदि मान लो कि सोशल मीडिया के विरोध में कोई बात होता है, अभी तो देखो क्या प्रतिक्रिया होगा वो तो हम नहीं जानते हैं, मगर जो भी प्रतिक्रिया होगा, मान लो कि अब देखो 41 स्टेट्स आ रहा है, पहले ये भी देख लो कि पहले कब हुआ था ऐसा। इस तरह का जो कंसर्टेड बायपार्टिसन लीगल एक्शन जो हुआ था टबैको और फार्मा सेक्टर के जो भी प्रैक्टिस कर रहे थे उसके अगेंस्ट में हुआ था। यूएस में पहले भी हो चुका है, मगर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में है कि जहाँ पे बायपार्टिसन सपोर्ट हो और इतने ज़्यादा स्टेट एक साथ आके आए। तो जिस हिसाब से टबैको कंजम्पशन हो रहा था यूएस में, और जिस हिसाब से फार्मा सेक्टर का मोनोपोली था, तो उस समय इस तरह का हुआ था, ये लोग सब आए थे। और ये भी रेयर केस है कि सोशल मीडिया की वजह से सब लोग आए हैं। समझ गए ना? ये पर्सपेक्ट। दूसरी बात है कि हमें वेट करना होगा, और जो भी फैसला आता है कोर्ट्स से, तो इसका फैसला से दूसरे सेक्टर पे भी बहुत असर पड़ने वाला है, इंटायर इंडस्ट्री को असर पड़ने वाला है। तो बाकी जगह पे भी चेंज आएगा, देखते हैं। गुड थिंग्स प्रिवेल, अच्छा चीज़ हो, क्योंकि जो यूएस में जो फैसला आएगा इसका असर पूरा दुनिया पे पड़ेगा स्टूडेंट। क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं यूएस का, हम बोल रहे हैं क्लास का, क्योंकि इतना हम लोग रिलेट कर सकते हैं सोशल मीडिया से। केवल यूएस का ही बात नहीं, 60% हम तो बोलते हैं यूएस से भी गंदा स्थिति इंडिया का होगा। हाँ अभी मैं देखता हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि अभी का जो गाना होना है उसमें 100 मिलियन व्यूज़ आ जा रहा है। बादशाह का जो गाना बन रहा है, बताओ कैसे आ सकता है 200 मिलियन व्यूज़? तो फिर है कि नहीं बताओ? तो पहले हम लोग मानते थे कि अच्छा गाना मतलब 1 मिलियन व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़ में बहुत खुश रहते थे कि अच्छा 1 मिलियन, ओ माय गॉड 1 मिलियन है। अच्छा तुम जैसे मान लो कि कोई पुराना गाना, पुराना मतलब ठीक ठाक 10 साल पुराना भी, जैसे एक गाना आया था उसका, एक था ना वो
तू जाने ना, वो एक अजब प्रेम की गजब कहानी वाला एक है ना, उसका आतिफ असलम का जो गाना था तू जाने ना, वो गाना अपने टाइम का हिट गाना था। जाके देखो तो यूट्यूब पे कितना उसको व्यूज़ मिला है, 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगा उसका, जाके देखो तो। और मैं टी सीरीज़ का बात कर रहा हूँ यार, टी सीरीज में जाकर देखो तुम, जिसका सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो 10 मिलियन ज़्यादा नहीं होगा वो, या उसी के आसपास होगा। और अभी देखो जो कल तुम्हारा गाना जो रिलीज़ हुआ, वो गाना में 10 मिलियन से ज़्यादा होगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? और वो तो अलग है, वो तो रोज ही सुनता है आदमी, वो तो रोज ही सुन रहा है ना आदमी, घर घर सुन रहा है। अंतर है कि नहीं है? क्योंकि अभी लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दिए, और यंगस्टर लोग कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं। समझ जाओ, अच्छा नहीं है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे जिस तरह एडिटोरियल दिया गया उसी तरह भाषा में बात करेंगे हम। देखो 408 देखो, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था 6 नवंबर को। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या बात, देखो इंडियन एयरफोर्स का क्या कहना है ना, इसका तो क्रोनोलॉजी वाइज देख सकते हो हमने क्या क्या नहीं किया। अभी रिसेंट टाइम में देखोगे 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने, देखो जो भी हमारे विद्यार्थी लोग फंसे हुए थे यूक्रेन में रस्सा कन्फ्लिक्ट की वजह से, सबको लाया कि नहीं लाया। 2023 में ऑपरेशन दोस्त करके हमने अर्थक्वेक के लिए पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, है ना। ये बात देखो, ऑपरेशन अजय देखो, ऑपरेशन अजय में हमने केवल अपने सिटीजन को इजराइल से नहीं लाया, उतना ही नहीं किया। दूसरी बात है ह्यूमैनिटेरियन हमने असिस्टेंस भी दिया वहाँ पे, वही गाजा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है वहाँ पे। तो यस, इतना अच्छा काम किया हमारा इंडियन एयरफोर्स ने। तो यहाँ पे बच्चे लोग हमें ये समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स स्ट्रेटजी मतलब ये जो है हमारा बहुत ही बेस्ट है, ग्लोबल अक्लेम मिल रहा है इसको कि यस इंडिया मतलब कर सकता है, इस लेवल तक जाकर कर सकता है। नंबर 1 देखो, इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज डिप्लॉयमेंट। देखो हमारे कंट्री में ये केवल इंडियन एयरफोर्स का बात नहीं है, नेवी हो चाहे आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, तीनों ही मिलिट्री ड्रिल करता है। एक साल में कई बार मिलिट्री ड्रिल करता है कि नहीं करता, कभी क्वाड में कर रहा है, कभी तुम्हारा दूसरे में कर रहा है, एक साल में नहीं भी तो 20 से ज़्यादा करता होगा मिलिट्री ड्रिल सब। तो एक तो बाहर का एक्सपोजर मिल रहा है, नंबर 1। हाँ, सेकंड और थर्ड तुम इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड बोल सकते हो कि डिजास्टर रिलीफ एफर्ट हो तो बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स सबसे आगे है। हाँ, बाहर जिससे हुआ था तुम्हारा अर्थक्वेक सब रिलेटेड, या नेपाल में जो हुआ था, टर्की में जो हुआ है। और दूसरी बात है कि जब टाइम्स ऑफ क्राइसिस हो, जब दिक्कत हो, कहीं पे सिविल वार हो गया, कहीं पे इस तरह कन्फ्लिक्ट हो गया जो रसा का हुआ, जो तुम्हारा भी इजराइल का हो रहा है, तो उस टाइम में भी इंडियन ओरिजिन को, इंडियन डायस्पोरा को भी निकालने वाला यही लोग हैं, इंडियन एयरफोर्स ही है। तो दे आर द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो अब कारण क्या है, तो कारण जरूर इंडियन एयरफोर्स का जो तुम्हारा फ्लाइट है वो बहुत प्रमोट हो गया होगा, बहुत बेटर हो गया, तभी तो इतने ज़्यादा जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। जब देखो हम यूक्रेन से कितने लोग को लेके आए, कितना प्लेन चलाए थे उस समय। तो देखो एरियल रिफ्यूलिंग हैज़ बीन ए गेम चेंजर, जो एयर में ही तुम्हारा रिफ्यूल हो जाता है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ गया हमारा इंडियन एयरफोर्स का। तो देखो यहाँ पे ओवर द ईयर्स जो हमारा इंडियन एयरफोर्स वो बहुत ही इवॉल्व हुआ है, मॉडर्नाइज हुआ है, और जो डिमांड चाहिए सभी कुछ पूरा हुआ है एज इन अकॉर्डेंस विद द जियोपॉलिटिक्स। और इसके पास देखो लॉन्ग रेंज मिशंस है, यानी कि रिफ्यूलिंग, एरियल रिफ्यूलिंग अपने आप हो जाता है, एयर में ही रिफ्यूलिंग हो जाता है, इसलिए लंबा ट्रैवल कर सकता है। ये भी एक रीज़न है, हाँ, कि मॉडर्नाइजेशन भी एक रीज़न है स्टूडेंट कि हमारा इंडियन एयरफोर्स इतना बेहतरीन काम कर पा रहा है। ये देखो जैसे कि हमने कहा है कि 2022 में, मात्र 2022 में इंडिया ने 40 इंटरनेशनल मिलिट्री इंगेजमेंट किया, मिलिट्री डील्स किया, 20 भी नहीं था, 40 है वो, एक साल में करना, समझते हो, 40 मिलिट्री डील्स किया है। इसका मतलब लॉट्स ऑफ इंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज और लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर 1। दूसरा देखो सब ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन सब था ये सब, ठीक है, 3 कंट्री मिलकर कर रहा है। तो इसलिए हम देखो अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अभी मॉडर्न मिलिट्री कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी के लिए। यदि हमारा कंट्री कतार कंट्री के साथ यदि मिलिट्री डील कर रहा है तो डिप्लोमेसी तो ऐसे ही हो गया नहीं, कुछ चीज़ हमारा सीखेगा और कुछ चीज़ उसका हम सीखेंगे। हमारा पनडुब्बी वाला केस हुआ था ना। व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स, देखो क्या क्या नहीं है हमारे पास। देखो प्लेटफॉर्म C-17 है, C-130 है, IL-78AR रिफ्यूलर्स है। तो ये सब रिफ्यूलर्स के वजह से ही इतना बड़ा डिफरेंस आया है इंडियन एयरफोर्स में, और बहुत कैपेबल हो गया है, बहुत मॉडर्नाइज हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और जितना हमारा पावर स्ट्रक्चर बढ़ेगा स्टूडेंट उतना ही बेटर होगा,
और इंडिया जान तो इंडिया हमेशा अपने सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है। यदि क्राइसिस में हम इंडियन ओरिजिन को लेके आ रहे हैं तो ये तो सॉफ्ट पावर ही ना हुआ, ये पूरा टोटल सॉफ्ट पावर हुआ। अब देखो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में, क्या रीज़न है जिसके वजह से इंडिया इतना सक्सेसफुल है इस तरह का ऑपरेशंस में। इट कुड बी द पोटेंशियल क्वेश्चन, और ये लगातार 2-3 साल से आप देख रहे हो, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, इसको जूम कर सकते हो, जूम करके समझ सकते हो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन हमने चलाया। देखो ऑपरेशन गंगा फरवरी मार्च 2022 में, जहाँ पे यूक्रेन से बच्चे लोग को लाए थे हम लोग, 22,000 बच्चे लोग को लाए हैं। 90 फ्लाइट्स था, बताओ 90 फ्लाइट्स में चढ़ा के लाए हैं वो लोग। वंदे भारत मिशन, जो कोविड में बच्चे फंस गए थे, चाइना लोगों में फंस गए तो वहाँ से लाए हैं, समझ गए ना। देखो मिशन राहत, मिशन मिशन राहत देखो अप्रैल 2015 में चलाए थे यमन में जो फंसे थे लोग सब, इसमें भी लगभग 5,000 प्लस लोग को लाया गया। मिशन मैत्री जो बोले थे नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ था उस समय हम लोगों ने रिलीफ प्रोवाइड किया था। अब मिशन देखो तुम्हारा सेफ होम कमिंग, जो लीबिया में 2011 में जो हुआ था सिविल वार, वहाँ से लोग को लाए, 15,000 इंडियंस को लेके आए थे। हाँ, मिशन सुकून देखो ये 2006 में हुआ था, लेबनान में जो फंस गए थे, हिजबुल्लाह का जो केस था, इजराइल हिजबुल्लाह का जो वार हुआ था। तो ऐसे ढेर सारा है, और बहुत सारा तो मैंने संकट मोचक बोला ही नहीं, ऑपरेशन दोस्तों बोला ही नहीं, ऐसे ढेर सारा ऑपरेशन है। तो देखो अब समझना है कि हमारे जो बाहर जो डायस्पोरा रहते हैं अच्छा खासा है कि नहीं, बताओ। तो यही कारण तो है सॉफ्ट पावर बेटर है हमारा। हमारे लगभग 3 करोड़ डायस्पोरा बाहर रहते हैं, और उसमें से बच्चे लोग जो 2/3 यानी कि लगभग कैसे तो 2 करोड़ कह सकते हो, रफली 2 करोड़ हमारे इंडिया में ही जन्मे और फिर बाहर गए हैं, और 1 करोड़ वहीं बाहर के ही है इंडियन ओरिजिन है मगर। तो ये हमारा आंकड़ा है डायस्पोरा को लेके। और जिस तरह इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इवैक्यूएशन ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो इससे ना एक बहुत अच्छा परसेप्शन क्रिएट होता है कि हम अपने इंडियंस को छोड़ नहीं सकते बाहर। नहीं देखो तुरंत आता है, तुरंत ट्वीट करता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी, जैसे इस बार जो फंसे थे इजराइल में, सेलिब्रिटी लोग भी फंसे थे, शूटिंग चल रहा था वहाँ पे, है ना। तो उसने भी बोला कि हम समझ गए कि अब इंडिया क्या है, कितना बढ़िया से हमको पहुँचा दिया, थैंक यू। बम फूट रहा था, डर लग रहा था, मगर फिर भी हमारे इंडियन एयरफोर्स आके हमें बचा के लेके चले गए, ग्रेट ना। अब देखो ये बिल्कुल ये पॉइंट मैंने शुरू में ही बोला था, ये देखो तुमको इंडिया का कैपेबिलिटी समझना है इंडियन एयरफोर्स का, तो थर्ड पॉइंट समझो। सूडान में देखो, सूडान में सूडान और इंडिया का डिस्टेंस कितना, 5,000 किलोमीटर दूरी है, बहुत दूरी है 5,000 किलोमीटर। और बेचारे लोग, कुछ इंडियंस फंस गए थे सूडान में, प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा, क्राइसिस चल रहा था। तो रात को एक विलेज में रुका हुआ था ये लोग, छोटे से जगह पे, वहाँ पे भी आके इवैक्यूएट करके चला गया इंडियन एयरफोर्स। इससे बड़ा कोई कैपेबिलिटी नहीं हो सकता है कि रात को भी इवैक्यूएट कर ले, वो भी बहुत ही रिमोट वाला जगह पे, देख रहे हो ना। तो इस तरह बाकी नहीं कर सकता है, बाकी कंट्री नहीं कर सकता है इस तरह का चीज़। तो दे आर ऑल क्लियर साइन, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो एयरफोर्स है गजब का काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है लोकल और तुम्हारा ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए। अब लोकल तो चलो ठीक है इंडियंस को लाने के लिए, ग्लोबल क्यों, क्योंकि भाई हम तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा पीस कीपिंग फोर्स बताओ कहाँ कहाँ नहीं है ना। हाँ, कवच 409 GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये हिंदू पेपर में आया था 5 नवंबर को। हाँ स्टूडेंट, मैं अभी टॉपिक को कवर नहीं करूँगा, पहले थोड़ा एक हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी का, इस पर मैंने कुछ अध्ययन किया है। देखो रिसेंट टाइम में कौन सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तुम लोग पढ़ाई किए हो, बार कोड, QR कोड, करेक्ट, फास्टैग कल कंपेयर किए थे, और RDIF है ना, RIFD, फिर से बोलो, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, हाँ, RFID, ठीक है। ये 4 चीज़ पे बात हुआ है, तो उसको फिर से हम लोग देखते हैं। बारकोड पे बात करते हैं। बारकोड तुम्हारे किताब के पीछे भी तुमको दिख जाएगा, होता है ना, वहाँ पे एक लेजर बीम छोड़ोगे वहाँ से तो तुमको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। इट कैरीज वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, उसमें सीरियल नंबर कुछ होगा, बहुत कम इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जो आप एक लाइट पास करोगे आपको दिख जाएगा, दैट्स ऑल अबाउट योर बारकोड। इन्फॉर्मेशन लिमिटेड होते हैं। QR कोड आते हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड आते हैं, वो 2D होता है, और उसके लिए यू हैव टू हैव डिवाइस, आपके पास डिवाइस होना चाहिए।
मैं बहुत दूर से करोगे तो नहीं होगा। यूपीआई पेमेंट करना होता है तो पास में जाते हो ना करने के लिए, तो डिवाइस को आपको नज़दीक ले जाना होता है। वो तुम्हारा हो गया उसके लिए, क्यूआर कोड के लिए। और क्यूआर कोड ने पूरा समीकरण बदल दिया ना स्टूडेंट। और ये FSSAI ने भी बोला है कि क्यूआर कोड वो प्रोडक्ट में लॉन्च करेगा। करेक्ट, याद है ना? यस, करंट अफेयर्स में आया था। ये 2 चीज़ हो गया। अब तीसरा आते हैं फास्ट टैग। अब देखो फास्ट टैग को समझोगे तो कवच को अपने आप समझ जाओगे। फास्ट टैग कैसे काम करता है देखना स्टूडेंट। फास्ट टैग वही टोल टैक्स जो कट जाता है तुम्हारा। गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी के आगे तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। कल उसका हम देख रहे थे, उसका मैकेनिज्म, एक चिप लगा रहता है और यहाँ पे रीडर होता है। रीडर मतलब जो गेट पर रीडर रहता है। वो जो यूज़ कर रहा है, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो पैसिव है, क्योंकि ये जो आपका है ये पैसिव है। जो आप लगाए हो ना वो पावर नहीं है उसमें। बात समझ पा रहे हो ना तुम लोग? और दोनों ही रेडियो वेव से चल रहा है, रेडियो वेव से। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी या तो पैसिव हो सकता है या फिर एक्टिव हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला जो टेक्नोलॉजी, फास्ट टैग में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। जो हम फास्ट टैग में देखते हैं ना, उसमें क्या है कि पावर नहीं है, यानी कि बिना पावर का चलता है, इसलिए उसको पैसिव बोलते हैं। अब पैसिव का प्रॉब्लम कहो या पैसिव का कैरेक्टर कहो कि वो बहुत दूर तक नहीं ले सकता है। I mean, जब गाड़ी आएगा तो रीडर यहाँ बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत नज़दीक भी नहीं है, एक छोटा सा डिस्टेंस है। और वहाँ से वो डिटेक्ट कर लेगा, वो पैसा कट जाएगा, उसका अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा, वो ऑथेंटिक डेटा देखेगा, ऐसे काट लेगा वो। कवच क्या? कवच एक स्टेप आए का है फास्ट टैग से। तो कवच में जो है कि तुम्हारा सब पावर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अलग से प्रोवाइड किया आता है, वो पावर किया आता है। कहोगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब 2 ट्रेन होगा, 2 ट्रेन दूर से आ रहा है, नज़दीक नहीं है, बहुत दूर से आ रहा है, जब तक तुम पावर सेंसर नहीं रहेगा तब तक कैसे डिटेक्ट करेगा एक दूसरे को? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो टेक्नोलॉजी वो 2 तरीके का हो सकता है, एक पैसिव हो सकता है, एक एक्टिव हो सकता है। जो फास्ट टैग में चलता है वो पैसिव है, और जो कवच में जो बात किया गया वो एक्टिव है, क्योंकि जो सब पावर्ड है। और याद करो, कल हम लोग चर्चा किए थे ना स्टूडेंट कि कवच में 3 जगह वो कवर किया जाता है। एक तो लोकोमोटिव जो इंजन जो चला रहा है ड्राइवर, उसके बगल में रहेगा, एक रेलवे स्टेशन, और एक तुम्हारा ट्रैक। तो अब समझ रहे हो, एक लोकोमोटिव और दूसरा लोकोमोटिव को कनेक्ट करना है, तो भाई पैसिव तो हो ही नहीं सकता है, एक्टिव ही होना होगा। एक्टिव होगा तभी ना दूर के डिस्टेंस तक वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएगा। बात समझ गए ना? तो ये एक बेसिक्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और दोनों में रेडियो वेव्स है, ठीक है। अब समझो, ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखो कवच कोई नया चीज़ नहीं है, 10 साल पहले ही डिजाइन हो गया था, समझे। और कवच बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि जिस हिसाब से एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन एक्सीडेंट, आंध्र प्रदेश का भी देखे थे हम लोग, ठीक है, इसमें आएगा थोड़ी देर में। तो एक बहुत ही एज कवच जो टेक्नोलॉजी है, इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ वॉच डॉग, यानी कि जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है वहाँ पे और एक वॉच डॉग की तरह काम कर रहा है, यानी कि एक्सीडेंट होने नहीं देगा ये। और ये जो टेक्नोलॉजी बच्चे लोग जो विकसित हुआ है, 10 साल पहले ही विकसित हुआ है, 2012 में ही विकसित हुआ था। और किसने विकसित किया था इसको? इंडियन रेलवे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO, समझ गए ना। और इसका काम क्या है कि वार्निंग देना लोको पायलट को, और जो ड्राइवर है उसको वार्निंग मिलेगा कि देखो ब्रेक लगा दो, स्लो कर दो, ट्रेन उधर से आ रहा है, ये सभी मिलेगा इसको। और यदि नहीं लगाया ब्रेक तो ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। कई बार होता है ना कि रेड सिग्नल मिला आपको, वहाँ ड्राइवर हो सकता है सो रहा हो, या हो सकता है ड्राइवर रिसीव नहीं किया हो इन्फॉर्मेशन, आ तो गया, मानो कुछ भी फॉल्ट हो सकता है ड्राइवर से भी, या ज़बरदस्ती ड्राइवर पी के चला रहा है, ऐसे तो नहीं होगा, माने केस बोले, कुछ भी केस हो सकता है, तो उस समय ऑटोमेटिकली ब्रेक तुम्हारा क्या लग जाएगा। तो देखो ऐसे यदि ब्रेक लग जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो वही बोला कि जैसे ही वार्निंग देगा लोको पायलट के डिस्प्ले में वहाँ पे आ जाएगा, तो पायलट को क्या करना पड़ेगा, इफ़ द पायलट, यदि पायलट 15 किलोमीटर पर आवर से स्पीड नहीं घटाया तो कवच सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा और ट्रेन रुक जाएगा वहाँ पे। अच्छा है ना स्टूडेंट? हाँ, तो देखो ये अपने आप में बेहतरीन चीज़ है, बट उसके लिए आपको जानते हो कि उसके लिए आपको तीनों सिस्टम से कनेक्ट करना होगा। आपको जो ट्रेन रूट है, यानी कि जो आपका ट्रेन ट्रैक है, वही ट्रैक वाला रूट होता है ना जी, नीचे वाला, और आपका जो लोको पायलट का है और रेलवे स्टेशन, दे मस्ट बी कनेक्टेड टू ईच अदर। अच्छा, मुझे इससे याद आया, याद करो तुम लोग बच्चे लोग, ये जो टेक्नोलॉजी है RFID वाला, ये टेक्नोलॉजी हमने उसमें भी देखा था, कैटर उसमें भी देखा था, लियोपार्ड में भी देखा था, याद है कोडिंगा वाला में,
हाँ कॉलरिंग करके, वो भी उसमें भी एक्टिव था, वो एक्टिव सेंसर लगा रहता है, क्योंकि वो जानवर तो दूर तक जाएगा। जैसे किसी जानवर का मूवमेंट आपको चेक करना है तो आप जो दोगे वो भी वही टेक्नोलॉजी है। हाँ, अब उसमें जो सेंसर लगा रहता है वो एक्टिव लगा रहेगा, क्योंकि वो तो बहुत दूर तक जाएगा, तो उसका मूवमेंट को चेक करने के लिए देखो वहाँ पे भी यूज़ होता है ये टेक्नोलॉजी। आगे देखो, आया था ना, बिल्कुल। तो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कवच? कवच का 3 कंपोनेंट्स क्या है? देखो यहाँ पे स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी क्या है तुम्हारा? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको तो जाके इस पर शोध कर लेना है, रिसर्च कर लेना है कि काम कैसे करता है। हालांकि इसमें दिया है बहुत अच्छे से। इसमें रेडियो वेव्स को यूज़ किया जाता है पीपल को, ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। सही बात है ना? बिल्कुल, रेडियो वेव्स ही यूज़ होगा। फास्ट टैग में भी तो यही हो रहा था। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करता है और उसको यूज़ करके आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को, and read information contained in wireless device from a distance without making a physical contact or requiring a line of sight। बिना फिजिकल टच किए हुए पता कर लेता है ये, बिकॉज दे आर यूजिंग द रेडियो वेव्स। नंबर 1 समझ गए ना? इसको वायरलेस डिवाइस है ये, मतलब वायर कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे। सेकंड क्या है? देखो लोकोमोटिव, जो ड्राइवर का जो केबिन होगा वहाँ पे तुम्हारा RFID रीडर्स होगा, वहाँ पे कंप्यूटर होगा, वहाँ पे ब्रेक वाला इंटरफेस वाला सिस्टम सब होगा वहाँ पे। समझ रहे हो ना? ताकि वहाँ पे सिग्नल आए, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आए और ब्रेक ऑटोमेटिकली लग जाए वहाँ पे। अच्छा, कैबिन में होगा तभी ना लगेगा सिस्टम, तो देयर मस्ट बी अ सिस्टम, कंप्यूटर, कैबिन, एवरीथिंग। फाइनली रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर टावर्स एंड मोडेम इंस्टॉल एट रेलवे स्टेशन। देखो हर रेलवे स्टेशन में होता क्या है तुम्हारा? वही इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टावर और मीडियम होता है कि कनेक्टेड हो एक दूसरे से। अच्छा देखो 5G में क्या है? 5G में टावर नहीं बिछाया गया, हर जगह छोटे छोटे रखा गया ना, मोडेम टाइप का, बिल्कुल मोडेम टाइप का रखा गया, राउटर टाइप का, कनेक्टिविटी के लिए। तो हर रेलवे स्टेशन में आपको रखना होगा, एक रेलवे स्टेशन दूसरे रेलवे स्टेशन इंटरकनेक्टेड होगा उससे। तो हाउ डज कवच इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क? कैसे काम करता है? तो देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं बार बार। रेलवे ट्रैक है, लोकोमोटिव से और रेलवे स्टेशन है। एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और उस हिसाब से सिग्नल ट्रांसमिट होगा। समझ गए ना? हाँ, चाहे आपका हिली ज्योग्राफी ही क्यों ना, प्लेटू रीजन में भी रेलवे चल रहा होता है, दार्जिलिंग में भी चल रहा है कि नहीं बताओ? तो चाहे फॉगी वाला कंडीशन ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। ठीक है, नहीं जानते हो कि फॉगी के टाइम में एक्सीडेंट होना बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो उसमें भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो लोको टू लोको कम्युनिकेशन। जब लोको टू लोको कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या? इट मस्ट बी एक्टिव। ये एक्टिव सेंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पावर्ड, एक्टिव मतलब पावर्ड सेंसर होना चाहिए। क्यों? देखो ना, अरे बच्चे लोग पास में थोड़ी है ट्रेन, पास में ट्रेन आए तो लग जाएगा, वो कोलिजन हो जाएगा। ट्रेन तो दूर दूर है, 2-2 किलोमीटर दूर दूर है। समझ रहे हो ना? तो लोको टू लोको कम्युनिकेशन के लिए आपका जो होना चाहिए सेंसर होना चाहिए, देयर मस्ट एक्टिव होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। देखो लोकोमोटिव हैव एंटीनास, इसके पास एंटीनास रहता है विच कम्युनिकेट विद टावर्स एंड रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से वो कम्युनिकेट करेगा एंड डिस्प्ले वार्निंग टू द ड्राइवर, वहाँ से तुम्हारा वार्निंग आ जाएगा, गेट वार्निंग। तो जो भी टावर रहता है वो तुम्हारा सब कम्युनिकेट करता है कहाँ? रेलवे स्टेशन से। अभी देखो रिसेंट जो आंध्र प्रदेश में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, वही जो कल बताए थे तुम लोग को, विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है, वो उसमें भी ह्यूमन एरर ही पाया गया। यदि कवच होता वहाँ पे तो इस तरह का एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता था। और देखो ना बालासोर का ट्रेन ट्रेजेडी, नॉर्थ ईस्ट का ट्रेन ट्रेजेडी बक्सर में जो हुआ है, तो यदि यहाँ पे कवच होता तो कोई दिक्कत नहीं था, है ना? देखो कॉस्ट देखो, और कहाँ कहाँ तक अभी तक कवच कवर हो चुका है। तो देखो कवच बहुत महंगा है। एक तो देखो इतना नेटवर्क नहीं, हर रेलवे स्टेशन पे होना, फिर लोकोमोटिव, फिर ट्रैक बड़ा है। 68,000 किलोमीटर का तो हमारा ऑपरेटिंग रेलवे ट्रैक है, ऑपरेटिंग जहाँ पे काम जो ट्रेन चल रहा है 68,000 प्रिसाइजली मैं कहूँ तो। और दूसरी बात है कि अभी तक कितना कवर हुआ है कवच से? वही 1200 से लेकर 1500 तक, हाँ इतना किलोमीटर कवर हुआ है। तो कहाँ 68,000 कहाँ इतना कवर? और जो भी कवर हुआ है तुम्हारा वही कौन सा जोन में कवर हुआ है? हाँ साउथ सेंट्रल जोन में कवर हुआ है, यही ना है, साउथ सेंट्रल जोन में कवर हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर में यदि आपको कवच वाला चीज़ बिछाना है तो 50 लाख रुपया लगेगा। ह्यूज ना, बहुत ज़्यादा है। तो उतना रेलवे बजट भी नहीं है, उतना कैसे कवर करवाओगे यार 68,000 को? समझ रहे हो ना? 1 किलोमीटर में कितना पैसा लग रहा है? 50 लाख, बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, समझा? और टोटल देखो, टोटल रूट लेंथ कितना है? 68,000 किलोमीटर है। अभी तक कवच देखो कितना कवर हुआ है, देखो 1500 किलोमीटर। और जो इंडियन रेलवेज है तुम्हारा, लगभग इसको मिलता है 4,000 करोड़ तुम्हारा मिला है उसको, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम बजट हेड उसके रूप में उसको अलग से मिला होता है ना, अलग अलग फंड होता है, उसमें 4,000 मिला है।
और उसके अंदर जो 2000 जो मिला है विच इंक्लूड्स रुपीज़ 2000 करोड़ जो मिला है वो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष फंड से मिला है। तो ये भी यदि हम कवच के लिए यूज़ कर देते लेट्स, तो उसके बावजूद भी हम प्रत्येक साल 3000 से लेकर 4000 किलोमीटर तक ही हम कवच बिछा सकते हैं। तो यदि मान लो कि तुमको एक साल में मान लो कि चलो 4000 बिठाया, जब 5000 बिठाया, तुमको 68,000 तक कवर करना है। 15,000 हो चुका है, 1500 हो चुका, 15, हाँ कितना लगेगा देखो। हाँ, तो कहने का मतलब ये बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। तो अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे सरकार बोल रही थी इस चीज़ को, तो जो सरकार का जो रूट है, मेन रूट है, जैसे रूट ए और रूट बी, ये मेन रूट है जो बिजिएस्ट रूट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेन पास होता है, रूट ए एंड रूट बी, वहाँ पे कवच लगाना चाहिए क्योंकि वो सबसे बिजिएस्ट रूट है। समझ गए स्टूडेंट? तो इसलिए कवच इंटायर रेलवे में लगाना तो अभी तो संभव नहीं है। तो इसलिए सरकार कहाँ पे फोकस करे, जो रूट आपका ए और बी रूट है, जो बिजिएस्ट रूट है, जो इंपॉर्टेंट रूट है, वहाँ पे कवर करे सरकार, तो बेटर हो सकता है। क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम 68,000 किलोमीटर को पूरा हम कवर कर सके, बहुत टाइम लगेगा कवर। एक तो ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का बुरा है, रेलवे खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। तो मॉडर्नाइज करो रेलवे को, वहाँ से कुछ पैसा कमाई होगा तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो। और पूरा भारत में यदि 68,000 किलोमीटर यदि कवर हो जाता, समझते हो कितना फ़ायदा होगा। ट्रेन एक्सीडेंट मतलब लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो दैट्स इट।